लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन नहीं करेंगे, तीनों रिजल्ट्स जो आए हैं उनका डिस्कशन करेंगे एंड उनका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी पे उसका डिस्कशन करेंगे। और रिगार्डिंग की मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, इसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि कल रात तक क्या था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया, सब चीजें गैप अप, मार्केट बंद होने के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मोज फिर बंद कर दिया गया है और अब वापस से डाउ जोन्स का वीकेंड फ्यूचर 600 पॉइंट डाउन हो चुका है, नैस्डैक 300 पॉइंट डाउन हो चुका है, क्रूड 3% अप हो चुका है। ये वीकेंड वाला का हिसाब किताब है। मंडे खुलते खुलते मार्केट खुलते खुलते कुछ बदल गया तो बात अलग है, तो एक दिन और वेट कर लेता हूं अपना कोई जजमेंट बनाने के पहले। लेकिन यस, रिजल्ट्स आए हैं, उनका डिस्कशन करना जरूरी है। 3 बैंक्स रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। यस बैंक में बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होगा, बट बनाना जरूरी है क्योंकि इससे बैंकिंग सिस्टम में क्या स्ट्रेस चल रहा है नहीं चल रहा है इसका क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि तीनों बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं और तीनों बैंक्स ऑलमोस्ट प्राइवेट बैंकिंग में अपना अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। यस बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक एक के बाद एक रिजल्ट डिस्कस करेंगे। नाउ एक चीज मैं आपको अपफ्रंट क्लियर कर दूं, सारे रिजल्ट जितने भी आते हैं, टीसीएस का भी एक्सेप्शनल रिजल्ट आया, बैंक्स के भी जितने रिजल्ट आए हैं, सारे एक्सेप्शनल रिजल्ट होंगे एज पर हमारी गोदी मीडिया। और इवन आजकल तो बिजनेस न्यूज चैनल भी गोदी मीडिया ही बनी हुई है, ठीक है। तो वो अब इस तरीके से ही करते हैं, लेकिन हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। जैसे टीसीएस के समय हुआ था, मैंने सेम चीज समझाया था, सेम चीज अभी भी समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मार्केट उसका इंटरप्रिटेशन आपको कल ना मंडे ना दिखाए, बट 2-4 दिन में उसी का इंटरप्रिटेशन दिखाने लगेगा। क्यों? क्योंकि उससे ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि जो इतना बैंक्स भाग चुके हैं क्या वो जस्टिफाई करते हैं अपने अर्निंग्स के थ्रू उसको, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से अपना डिस्कशन करते हैं। पहले चलते हैं रिजल्ट्स पे, एक बार एक के बाद एक कर लेते हैं। पहले यस बैंक कर लेते हैं, ठीक है। आउटकम बोर्ड मीटिंग ये वो ठीक है। अच्छा एक चीज अभी फिर से आपको समझा देता हूं। देखिए बैंक्स, अब इसमें कैसा है कि मान लीजिए किसी ने लोन लिया तो बैंक का सालों तक लोन चलेगा, राइट। एक दिन में कुछ होता नहीं, तो बैंक के जो बिजनेस होते हैं ना उनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे ना तो आपको सही ग्रोथ समझ में आएगा। बैंक में सीजनैलिटी का इंपैक्ट नहीं होता है। वेर एज बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां सीजनैलिटी का इंपैक्ट होता है, एफएमसीजी वगैरह में सीजनैलिटी इफेक्ट करती है। लेकिन बैंक्स का बात करें, आप आईटी का बात करें, इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखना सही इसलिए होता है क्योंकि वहीं से आपको सही जानकारी मिलती है कि वो कंपनी स्टेबल है कि कैसा है या और अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए हर क्वार्टर नए टारगेट्स मिलते हैं बैंक एम्प्लॉइज को, तो अगर हर क्वार्टर नए टारगेट्स मिल रहे हैं, हर मंथ नया टारगेट मिल रहा है, तो वो बिजनेस पुराने बेस पे एक्सपैंड होना चाहिए, राइट। वही चीज रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, यही देखना हमारा काम है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये स्टैंड अलोन है, ठीक है। अच्छा बाकी बैंक्स में मैं स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों दिखाने की कोशिश करूंगा। यस बैंक में क्या है, उतना डिफरेंस है नहीं, इनकी बहुत सारी एंटिटी ऐसी है नहीं जिसमें बहुत मेजर कुछ चंक हो, बट आईसीआईसी एंड एचडीएफसी के केस में वो रेलिवेंट होता है। बट ये स्टैंड अलोन का मतलब प्योर प्ले बैंकिंग का क्या परफॉर्मेंस है वो देख लीजिए। टोटल इनकम जो अगर देखेंगे तो 9 लाख अच्छा 9175 करोड़ था, वो बढ़ के 9381 करोड़ हो चुका है, ठीक है। तो 9380 करोड़ हो गया 91, ये तो 2% का रेवेन्यू ग्रोथ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मेंटेन्ड है, तो उसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो आपको अगर दिखेगा तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपको बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा। तो लास्ट क्वार्टर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1230 करोड़ था तो इस बार 1620 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। नाउ इसका मेजर ड्राइवर क्या है? क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कम किए थे, तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर था ना इनका, उसी में मेजर थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में अच्छा खासा डिक्लाइन आ गया है, तो इस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम हो गया है, ठीक है। और प्लस इनके प्रोविजंस एंड पेमेंट टू एम्प्लॉइज वाला भी थोड़ा सा कम हुआ है इनका, ठीक है। तो उसके कारण थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका अच्छा खासा बढ़ के आया है, ठीक है। और अगर हम लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करें, ये लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, लास्ट ईयर से भी कंपेयर करें, तो रिजल्ट अच्छे ही दिखाई देना है। तो इनके यहाँ जो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते जा रहे हैं। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी जंप करी है, वेयर एज लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी प्रॉफिट अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। कैपिटल एडुकेसी वगैरह सब में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। एनपीए का भी नंबर्स थोड़ा सा कम होके आया है। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे ये कंपनी पुराना जो इसके संग हो गया था नीरव मोदी और डीएचएफएल वगैरह के समय,
नीरव मोदी तो पीएनबी में था, लेकिन इसमें डीएचएफआई वगैरह के समय जो हुआ था मैटर, तो उसके बाद से अब धीरे धीरे ये कंपनी संभलते हुए दिखाई दे रही है। इनफैक्ट रिटर्न ऑन एसेट्स भी इसका 1% के आसपास आ गया है, जो कि एक अच्छा नंबर माना जाएगा। 1% टच करने में इनका जान निकल गया है, इतने साल लग गए सोचिए। ठीक है, तो रिजल्ट ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो अच्छा आया है। अब बात यह है कि क्या स्टॉक वो दे सकता है, रिटर्न दे सकता है? प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसका यूजर बेस बहुत बड़ा हो गया है। जब भी रिटेल यूजर बेस बहुत बड़ा हो जाए ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि रिटेल यूजर बेस को एक झटका चाहिए होता है उनके एग्जिट के लिए। तो अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर गया 10-12% से ज्यादा, उनका एपेटाइट भी नहीं होता है। जो लोग बहुत पहले से ट्रैप्ड है वो बोलेंगे भाई मैं तो बहुत पहले से ट्रैप्ड हूं, मैं बेच के निकल जाता हूं। तो ये सब भी चीज है। तो उसी तरह रिजल्ट इनके इंप्रूव्ड आए हैं और अच्छे रिजल्ट आए हैं। ठीक है, और ये सिर्फ क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे नहीं दिख रहा है, ये ईयरली परफॉर्मेंस भी अगर आप देखेंगे ना, और सेगमेंट वाइज में भी देखेंगे तो अच्छा खासा ही रिजल्ट आपको दिखेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप ईयरली भी कंपेयर करेंगे ना, तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर में डिक्लाइन और रेवेन्यू में स्टेबिलिटी दिखाई देगी। और उसके कारण क्या, प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा सा अच्छा खासा बढ़ के आया है। कहाँ 2400 करोड़ कुछ का, सॉरी हाँ भाई 2400 कुछ करोड़ का प्रॉफिट, उससे अभी 3500 करोड़ तक का प्रॉफिट आने लग गया है। तो अच्छा नंबर इंप्रूवमेंट है, देखेंगे। ठीक है, आते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। एचडीएफसी पहले देख ले, पहले एचडीएफसी देख लेते हैं। एचडीएफसी ने एक 13 रुपए का डिविडेंड में अनाउंस किया है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। ठीक है, इनका पहले स्टैंडअलोन देख लेते हैं। स्टैंडअलोन में, लेकिन इनके स्टैंडअलोन में सब कुछ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल इनकम इनकी कितनी आई है? 89808.9 करोड़। लास्ट क्वार्टर में इससे ज़्यादा रेवेन्यू था। और अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में कोई खास सिग्निफिकेंट जंप आपको नहीं दिखेगा। टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखने जाए तो एक्सपेंडिचर इनका डिक्लाइन किया है, तो एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम हुआ है। एक्सपेंडिचर में मेजर फैक्टर पता है क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड वाला ही मेजर है, वही करीब 600-700 करोड़ कम हुआ है। ठीक है, वही 600, हाँ 600-700 करोड़ वो कम हुआ है। उसी का इम्पैक्ट यहाँ पे 800-900 करोड़ का प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। और प्लस एम्प्लॉय कॉस्ट भी इनका थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन। ठीक है, और लास्ट ईयर से एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ के आया है, तो वही ठीक है। अब उसके हिसाब से अगर आप नोटिस करें तो प्रॉफिट इनकी अच्छी खासी स्टेबल चल रही है, लास्ट क्वार्टर से बढ़ के आया है, क्योंकि एक्सपेंडिचर में कमी आई है। तो वहाँ से 800 करोड़ का जो यहाँ पे बम्प मिला है वही मिला। प्रोविजंस भी लास्ट क्वार्टर से थोड़े से कम हुए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट आया है इनका, अगर हम कंपेयर करें तो 19,200 करोड़ आया है, जो कि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो अच्छा खासा इंक्रीज है। लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कितना परसेंट इंक्रीज दिख रहा है? ये रफली 3% का इंक्रीज दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल पूरे साल का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो पूरे साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी ने ठीक ठाक ग्रोथ दिया है। ये क्वार्टर थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पूरे साल भर का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो 10% प्रॉफिटेबिलिटी में जंप एनुअल बेसिस पे भी है। जबकि रेवेन्यू में 10% का जंप, 10% का नहीं है, 8-9% का रेवेन्यू में जंप है। बट चूंकि एक्सपेंडिचर वेल मैनेज्ड है तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा ग्रोथ होके आया है। ठीक है, अब इसीलिए देखिएगा, अब चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो आया है तो कैपिटल एडिक्वेसी थोड़ा सा डिक्लाइन करा है। ठीक है, ईपीएस वगैरह सब बढ़ के आए हैं। एनपीएस स्टेबल है, रादर डिक्लाइन करे हैं। और रिटर्न ऑन एसेट 0.48 के आसपास चल रहा है, ये क्वार्टरली है। एनुअलाइज 1.94 के आसपास आया है, तो वो अच्छा रिटर्न ऑन एसेट माना जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इनका अगर सेगमेंट वाइज देखेंगे तो देखिए ट्रेजरी में इनकम डिक्लाइन किया है। ठीक है, ट्रेजरी में इनकम डिक्लाइन करने के बाद भी अगर कंपनी ने रिजल्ट अच्छे खासे पब्लिश करे हैं तो होलसेल बैंकिंग में देखिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनका आया है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये समझ में आता है कि इस बार मेजर जो गेन है वो ट्रेजरी में नहीं है, बाकी जगह पे है, और विच इज़ ए गुड साइन। ट्रेजरी में तो ज़्यादा सबको लॉसेज हुआ होगा, जो आरबीआई ने अभी 31 को डिक्टेट निकाला था ना, उसके कारण थोड़ा सा सबको दिक्कत ही आया होगा। प्लस इसने अपने सारे टीयर्स वगैरह का डिस्क्लोजर करा है, तो वो भी सब ठीक है। मतलब मेरे को तो सब ठीक ही लग रहा है। रिजल्ट ओके हैं, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, ओके रिजल्ट कहेंगे। उतना स्टॉक ने ऑलरेडी मूवमेंट दे दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि स्टॉक ने उल्टा उतना मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि रेवेन्यू में ग्रोथ वहां भी नहीं था, और अगर हम कंसोलिडेट में जाएंगे तो यहाँ भी रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है।
ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर में है ना ईयर ऑन ईयर में है। और अगर ओवरऑल कंपनी का हम बात करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट भी बस क्या नाम है इसका, लेसर प्रोविजन के कारण थोड़ा सा कम दिखाई देगा, ठीक है, बट ओवरऑल प्रॉफिट में भी वही कहानी है, वही चैलेंजेस हैं, तो वो भी चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और इंश्योरेंस क्लेम इस बार बहुत कम आए हैं, ये बोल के थोड़ा सा बचा हुआ है। तो सीधा समझ लीजिए कि लास्ट क्वार्टर से तो 9,000 करोड़ का वही कम आ गया है क्लेम। उसके बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा जंप नहीं है, 2% के आसपास का ही जंप है, ठीक है। तो अब ये सबसे ये समझ में आता है कि कंसोलिडेटेड लेवल पे उतना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, सिग्निफिकेंट नहीं करेंगे। और ईयरली पे भी जाएंगे ना अगर, तो 6-7% का इंप्रूवमेंट इधर दिखेगा आपको। और रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे टोटल इनकम में, तो यहाँ भी 5% 6% के आसपास का ग्रोथ है। तो समहाउ ये पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ा सा दिक्कत आई है, जबकि इस साल इस क्वार्टर में आपके ये बढ़ा है, प्रीमियम वाला जो पोर्शन है वो बढ़ के आया है, लेकिन समहाउ फिर भी वो नंबर्स में नहीं दिख रहा, ठीक है। क्योंकि अदर इनकम यहाँ पे इन्होंने एक एंटिटी का कुछ बेचा था, तो उस समय इनका क्या है, क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ के आया था, तो उसमें उसका इम्पैक्ट था, ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल ठीक है, मतलब लास्ट क्वार्टर में भी आपको एडिशनली उसका बेनिफिट था, इस बार वो चीज़ का नहीं है, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये आपको कंसोलिडेटेड लेवल पे भी दिक्कत दिखाई दे रही है, ठीक है। बस ये है कि डिविडेंड 13 रुपये आया है, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव नंबर एक होना चाहिए। आते हैं अब आईसीआईसी बैंक में। आईसीआईसी बैंक में क्या है, इन्होंने भी 12 रुपये डिविडेंड अनाउंस करा है, और इनका स्टैंडअलोन रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी में रफली 2% का इंप्रूवमेंट, सॉरी रेवेन्यू में 2% का इंक्रीज आया है, इनका एक्सपेंडिचर और प्रोविजन बढ़ के आया है, ठीक है। प्रोविजन ओवरऑल इनका बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो अब इसके कारण हुआ क्या है कि टोटल इनका जो प्रॉफिट है ना, टोटल इनका प्रॉफिट जो है सिग्निफिकेंट राइज किया है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 2500 करोड़ का प्रोविजन था, इस बार सिर्फ 96 करोड़ का प्रोविजन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके कारण क्या है कि टोटल जो नेट प्रॉफिट है उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाई देगा, और ईयर ऑन ईयर में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। बट एनुअलाइज्ड बेसिस पे जब जाएंगे कि पूरे साल का बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो 4% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखता है, और रफली 6% का आपको प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखता है, विच फॉर ए बुक साइज लाइक क्या नाम है इसका, आईसीआईसी बैंक इज ए गुड नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इस बुक साइज के लिए ये नंबर अच्छा है, ये नंबर में कोई कमी नहीं है, ये बुक साइज जितना बड़ा है उसके हिसाब से नंबर अच्छा है। एनपीए में भी डिक्लाइन है, विच इज पॉजिटिव फॉर द बैंकिंग, और रिटर्न ऑन एसेट भी इंक्रीज किया है, और एनालाइज रिटर्न इनका 2.4% के आसपास आ रहा है, विच इज हायर देन इवन एचडीएफसी। तो कंपनी बहुत अच्छे मोड में अपने आप को चला पा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो कंपेरेटिवली आप कहेंगे तो रिजल्ट्स तोड़फोड़ किसी के भी नहीं है, बट जैसा इकोनॉमिक सिनारियो है उस हिसाब से रिजल्ट्स खराब भी किसी के नहीं आए। तो तीनों बैंक्स के रिजल्ट्स अगर मैं ये कहूँ कि अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं कहेंगे, जैसा टीवी दिखाएगा आपको, न्यूज़ चैनल वगैरह दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स भाग चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर आप परफॉर्मेंस देखने जाएंगे तो आपको ये रिजल्ट्स उतने तगड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं। बट न्यूज़ चैनल्स वगैरह के हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न्स देंगे एंड ऑल दैट, वो सब रहेगा नैरेटिव। उसमें आपको ट्रैप नहीं होना है, मानना यही है कि 4-5% का ही ग्रोथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं चल रहा है। तो कंपनी ने साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको नंबर मैनिपुलेटेड दिख सकते हैं कि चलो इस क्वार्टर में ये बढ़ गया, वो कम हो गया, ये एक्सेप्शनल आइटम आ गया, वो, बट साल भर में तो कॉमन ही रहेंगी चीज़ें। तो पूरे साल के लेवल पे जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि रेवेन्यू ग्रोथ एचडीएफसी बैंक में है ही नहीं, इनमें है, आईसीआईसी में है, लेकिन 3-4% का है। प्रॉफिटेबिलिटी एचडीएफसी ने मैनेज करी है जैसे तैसे, मतलब बेसिकली क्लेम्स कम आए हैं उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन इनके प्रॉफिटेबिलिटी में 5-6% का ग्रोथ है। यस बैंक ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाने की कोशिश करी है। तो ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री अभी तक ठीक चल रही है, लेकिन ये जो वॉर का जो इम्पैक्ट है ये अब दिखने को मिलेगा। जो Q1 आएगा इनका नंबर्स ना, तब देखने को मिलेगा कि Q1 में ये प्रोविजंस वगैरह कितना बनाते हैं, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट डेंट बिकॉज ऑफ वॉर लाइक सिनारियो अभी दिख रहा है। क्योंकि अभी भी जैसे गुजरात में जो बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हुई, वो अभी तक रीस्टार्ट नहीं हो पाई हैं, तो उनका असर देखने को मिलेगा।
तो उसी का फैक्टर है, देखते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है कि नहीं खुलता है वो तो कल क्लैरिटी आएगी, उसके हिसाब से देखेंगे। और जितने भी CSK फैंस हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जो नहीं भी हैं वो भी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।